नमस्कार सभी लोगों को, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेल्थ सिग्निफाई में, जहाँ पे हम इंश्योरेंस, उसके अवेयरनेस, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम अर्चना शंकर है और मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ही हूँ। और आज इस पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला रही हूँ आपको जो मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में। वो हैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोटक लाइफ, मिस्टर अभिषेक प्रजापति सर। नमस्कार अभिषेक सर, कैसे हैं आप? नमस्कार रचना मैम, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस की बात तो हम सभी लोग करते ही रहते हैं। हाँ जी। आखिर ये बीमा है क्या? लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस ऐसा है, ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है, इसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट, जिसमें कि बीमा कंपनियां बहुत सारी हैं। बीमा कंपनियां क्या करती हैं कि एक पैसे को लोगों से लेकर पूल करती हैं। कई सारे लोगों से पैसा लिया, उसको पूल किया और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी एक इंसान को ज़रूरत पड़ने पर उसको पैसा दे दिया गया। ये होता है बीमा का एक कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा। ये आज से बहुत साल पहले आया था, एंशियंट टाइम पे था। जब स्टार्ट कहाँ से, वो वहाँ की बात करता हूँ अगर मैं, तो हम जाएंगे बहुत पहले, जब जहाज़ चला करते थे। जहाज़ जब भी चलते हैं तो वहाँ पर जहाज़ों के माध्यम से सामान इधर उधर जाया करता था। तब बहुत सारे लुटेरे भी हुआ करते थे। रास्तों में क्या करते थे, वो उन जहाज़ों को लूट लिया करते थे। अब जिनका जहाज़ होता था उनको ये नुकसान ऐसा होता था कि उनका पूरा सामान गया, अब वो जीरो हो गए। ऐसे इसको बचाने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली, क्या किया जाए। उन्होंने क्या किया कि जितने भी जहाज़ वाले होते थे, जितने जहाज़ मालिक होते थे, वो सभी लोग एक पैसा, सर्टेन पैसा जो है एक जगह पूल करते थे, रखते थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि जब किसी का नुकसान हो गया, किसी का जहाज़ डूबेगा, किसी का जहाज़ को कोई लूट लेगा अगर, तो ये सारा पैसा हम उसको दे देंगे। इससे क्या होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसका नुकसान हुआ एक साथ उसकी भरपाई हो जाएगी। तो वहाँ से बीमा कॉन्सेप्ट आया और ये अब हर जगह फैल चुका है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, और ये बीमा हर तरीके से बीमा हर जगह पर चल रहा है। ओके, अगर मैं इसको समराइज करूं तो यानी बहुत ढेर सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके एक जगह पैसा इकट्ठा करना और उन पैसों से किसी जरूरतमंद जिसको भी इंश्योरेंस की जिसने लिया हो उसके रिस्क को कवर करना। लेमैन भाषा में अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली यही होता है इंश्योरेंस, बीमा यही होता है। तो ये इसमें तो एक तरह का आई थिंक धोखाधड़ी भी काफ़ी होती होगी। इसमें क्या सच्चाई है कि आई थिंक, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से पूछूं आपको, तो आपने अभी जहाज़ का एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कोई जानबूझ के अपने जहाज़ डुबो दे, तो वहाँ पे तो वो धोखा करके कंपनी से पैसा ले लेगा सबका। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। धोखाधड़ी ऐसा होती भी है, बहुत करते हैं, लेकिन कंपनियां इस टाइम पर इतना स्ट्रांग हो चुकी हैं कि इस टाइम पर दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक यहाँ पे बीमा करता है, बीमा धारक है, दोनों ही हैं। दोनों ही चालाक भी हैं अपने आप में, दोनों चालाक बनते हैं, चाहे बीमा करता हो चाहे बीमा धारक भी हो। बीमा करता बहुत चालाक हो चुका है। इस टाइम पर वो बीमा देते टाइम, इस टाइम बीमा दे रहा होता है, उस टाइम पर बहुत सारी क्वेरीज करते हैं। अच्छा। बहुत लेवल तक जाके क्वेरीज करते हैं ताकि इस तरीके की चीज़ें ना कर सके। बीमा धारक जो है वो क्या करता है, वो बस चाहता है कि बीमा मुझे मिल जाए किसी तरीके से, या फिर बीमा का मैं लेने के बाद बीमा को क्लेम कर लूँ किसी तरीके से ताकि मेरा फायदा हो जाए। लेकिन इस तरीके से बीमा करता जो है वो सब डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आज की डेट में बीमा लेना बहुत कठिन हो चुका है जी। बीमा लेना बहुत कठिन हो चुका है। जो नॉर्मल आदमी लेना चाहता है तो वो इससे परेशान भी हो जाता है कि इतनी सारी क्वेरीज क्यों हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझसे इतनी चीज़ें क्यों पूछी जा रही हैं, इतना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है। इसकी वजह यही है जी। इससे बचने के लिए करते हैं। इसलिए जितने बीमा करता कंपनियां हैं वो सभी बहुत लेवल तक क्वेरी करती हैं ताकि इसको मिनिमाइज कर सकें, इस फ्रॉड को, स्कैम को मिनिमाइज कर सकें जी। आई थिंक क्लेम देने के पहले भी काफ़ी पूछताछ बिल्कुल करते हैं। क्लेम छोड़िए, बीमा देते टाइम ही बहुत सारी क्वेरीज हो जाती है ताकि वहाँ तक की नौबत ना आए। लेकिन जब वहाँ तक जाता है तो फिर ये होता है कि हाँ, क्वेरीज तो होंगी, अगर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो वहाँ पर उसको मना कर दिया जाता है। अच्छा, नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर मैं सिंपली पूछूं, जो हमारे आम नागरिक हैं, उनके लिए बीमा का क्या फ़ायदा है? उनको क्यों लेना चाहिए बीमा, और कितने तरह के बीमा होते हैं? बीमा मैम मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पहले जनरल इंश्योरेंस में आता था लेकिन अभी अलग कर दिया गया है। तीसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में लगभग सभी आ जाते हैं। जब बिजनेस इंश्योरेंस भी उसी में इंक्लूड हो जाता है, और व्हीकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कुछ भी हो गया, होम हो गया, सब उसी में आ जाता है।
3 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? फायदे मैम सिंपल सा फायदा है इसका, हमारा फाइनेंशियल लॉस जो होता है उसको कवर करने के लिए। कुछ भी नुकसान होता है इंसान का इंसानी रूप में कुछ भी नुकसान होता है तो उसके 2 तरह के लॉस होते हैं मेजरली। पहला होता है फाइनेंशियल लॉस, दूसरा होता है इमोशनल लॉस। इमोशनल लॉस का कोई भरपाई नहीं है, लगभग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सांत्वना है, उसका भरपाई नहीं है। बिल्कुल। फाइनेंशियल लॉस की भरपाई बिल्कुल हो सकती है। तो उसी भरपाई को पूरा करने के लिए इस संसार में एकमात्र टूल बनाया गया है जो कि इंश्योरेंस है। अच्छा। इंश्योरेंस ही ऐसी चीज है जो कि किसी के भी फाइनेंशियल लॉस को कवर कर सकती है या फिर कुछ हद तक कम कर सकती है। तो फाइनेंशियली अगर किसी को सिक्योर करना है कह सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ है जिसमें कि उसको फाइनेंशियली दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए बीमा होता है। अच्छा, यानी अगर बीमा को मैं सिंपली भाषा में कहूँ तो ये जो ब्रेड अर्नर है उसके न रहने पे जो लॉस होती है उसके कवर के लिए है। बिल्कुल, ब्रेड अर्नर हो गई, लाइफ इंश्योरेंस के लिए ब्रेड अर्नर हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ अगर, तो हेल्थ में अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है किसी टाइम पर, तो उस टाइम पर हमारे साथ कौन खड़ा होगा? जो हमको पैसा देगा। पैसा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, वो बीमा होता है जी। और जैसे एग्जाम्पल हो गया बिजनेस लॉस हो गया, हमारे बिजनेस में आग लग गई, सब कुछ गया, अब क्या होगा? कैसे रिकवरी होगी? इन सब जगहों पे फसल का हो गया, एग्रीकल्चर होगा, क्रॉप्स अगर गई हमारी, अब क्या होगा? कैसे होगा? उस टाइम पे फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ ऑप्शन आता है सामने, वो क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। अच्छा, ये ठीक है, इंश्योरेंस तो हमने फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए, पर ये क्या एक इन्वेस्टमेंट टूल की भी तरह देखा जाता है? क्योंकि नॉर्मली अभी तक जितने मैं इंश्योरेंस एजेंट से मिलती हूँ सब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बेचते हैं कि भैया 5 साल में इन्वेस्टमेंट, 5 साल का ही प्लान है, 5 साल का प्लान ले लो, 10 साल में आपको ये मैच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या हम इन्वेस्टमेंट के रूप में कैसे देख सकते हैं? इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको बिल्कुल देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं, आपने टैगलाइन सुनी होगी LIC की, क्या है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। इसका मतलब ये हुआ कि बीमा एकमात्र ऐसी चीज निकल के आती है जो कि आप जिंदा हैं तो भी आपको सिक्योरिटी दे रहा है, और अगर आप नहीं रहे तो भी आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप अगर जीवित हैं, आपने कहा जैसे 5 साल 4 साल दीजिए आप और पैसा दे देंगे। हाँ, कुछ लोगों ने इसको इधर उधर करने की कोशिश करी है, लेकिन आपको एक और लाइन पता होगी, अब नहीं तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म सेविंग से ही वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। बिल्कुल। हम चाहें कि हम रातों रात कर लें, 1 साल में कर लें, 6 महीने में कर लें, महीने भर में कर लें, नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म सेविंग कर रहे हैं हम, उसी के साथ ही हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो बीमा इसी कॉन्सेप्ट को लेके आया है जिसमें कि सिक्योर रिटर्न्स के साथ साथ में इक्विटी भी ऐड कर दी है बीमा ने। यूलिप पॉलिसीज में इक्विटी होती है और गारंटीड पॉलिसीज में आपका सिक्योर रिटर्न्स होते हैं, इसमें 7% 8% रिटर्न आता है। अगर हम जीवित हैं तो हमको 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक सिक्योर 7% या 8% का रिटर्न मिलता है, जिसके साथ में बीमा का कवरेज भी होता है। इन बिटवीन कुछ अगर मिस हैपनिंग होती है तो 10 से 15 गुना से लेकर 20 गुना तक का एक कवर भी मिलता है, जो कि उसके लॉस को कवर करने के लिए होता है। ओके, बढ़िया बात है। आई थिंक एक बेसिकली ये एक तरह का डिसिप्लिन इंश्योरेंस हो गया है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट हो गया है, जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी नहीं रहती कि आपको ज़रूरत पड़ने पे आपने तुरंत पैसा निकाल लिया, जैसे नॉर्मली म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से होता है कि लोगों को कहीं भी कोई आफत आई, कोई प्रॉब्लम आई, खट से उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया उससे। लेकिन इंश्योरेंस का जो पैसा है वो पूरी तरह से सिक्योर रहता है, लंबे समय के लिए रहता है। हमारा पर्पस जो होता है वो सॉल्व करता है। हमारा पर्पस कुछ ना कुछ होगा लेते टाइम, या तो हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी, या शादी होगी, या रिटायरमेंट की प्लानिंग होगी। इन प्लानों को फुलफिल करता है। हमने कहा कि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, पैसा हमने जमा किया और कल हम निकालने पहुंच गए, हमारी रिटायरमेंट की प्लानिंग कहाँ बची फिर? वो जो हमारा पर्पस था, हमारे उस पर्पस को बीमा फुलफिल करता है लॉन्ग टर्म सेविंग के साथ में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोविड जब आया था तो इस इंडस्ट्री में काफी बूम आ गया था, तो कोविड का क्या इफेक्ट पड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री? कोविड का इफेक्ट बहुत पड़ा। कोविड ने लोगों की आंखें खोली, एक तरह से कह सकते हैं। कोविड ने इंश्योरेंस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था कि लोग बस दर बदर भटक रहे थे, लोगों के घर में कैजुअलिटीज हो रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई नहीं खड़ा था साथ में, लोग एक दूसरे दूर भाग रहे थे। उस टाइम पर भी बीमा इसेंशियल सर्विसेज के रूप में एवरी टाइम ओपन रहा है, 24 आवर्स ओपन रहा है, और मैक्सिमम क्लेम सेटलमेंट जो आज तक नहीं हुए वो कोविड में किए गए।
बिल्कुल, आई थिंक 22,000 करोड़ रुपए का जी सेटलमेंट बिल्कुल, हुआ था एग्जैक्टली क्लेम का। एग्जैक्टली कुछ यहाँ तक लेवल आ गया कि कंपनी लॉस में तक जाने लग गई, जी, लेकिन किसी भी कंपनी ने क्लेम क्लेम नहीं देना रोका। बंद नहीं किया, वो क्लेम देते रहे देते रहे देते रहे। तो हाँ, इसका फायदा कंपनियों को मिला, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मिला, और उसके बाद लोगों का फेथ इसमें बहुत बढ़ा है। जी, जी। अच्छा, कितने तरह के लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैं सिंपली पूछूं तो कितने तरह के उसमें बीमा होते हैं? कौन-कौन से तरह के बीमा होते हैं? जैसे एक टर्म प्लान हो गया, इन्वेस्टमेंट कैशबैक प्लान हो गया, तो इसको कुछ आप बाइफरकेट करें। अगर इंश्योरेंस में जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस एक काफ़ी वास्ट हो गया। एक जीवित पुरुष के, जीवित पर्सन की ज़िंदगी में जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं पैसे की, उन हर ज़रूरत को फुलफिल करता है बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। टर्म प्लान है एक हो गया, जिसमें कि अगर इंसान ने लिया और नहीं रहा तो पैसा देता है। सेविंग प्लान हो गया, इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, जिसमें कि दो तरीके होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है गारंटीड, दूसरा होता है मार्केट लिंक प्लान। ठीक, अगर कोई रिस्क में खेलना चाहता है तो उसके लिए यूलिप पॉलिसीज हैं। अगर कोई गारंटी रिटर्न चाहता है, कोई रिस्क नहीं चाहता, बोलता है मैं 7% लूंगा, मैं खुश हूँ उतने में, तो गारंटी रिटर्न भी मिलता है। तो ये एक हो गया, सेविंग हो गई जीवित रहते हुए। 60 साल के बाद जब लाइबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, तब वो चाहता है इंसान कि मैं जीवित रहूं, अपनी दिनचर्या के लिए मुझे पैसा चाहिए बस। उसके लिए रिटायरमेंट पॉलिसी यानी कि पेंशन प्लान होते हैं। तो पेंशन प्लान भी बीमा कंपनी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, तो पेंशन भी देती हैं। तो एक तरह से हो गया कि पेंशन प्लान हो गया, सेविंग्स हो गई और टर्म प्लान हो गया। लाइफ के 3 स्टेजों के लिए पूरा कवरेज होता है। आप रहें या ना रहें, आप सिक्योर रहेंगे फाइनेंशियली। अच्छा, अभी अपने टर्म प्लान का बात किया है, तो वहाँ पे अक्सर मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ तो लोग हमें यही जवाब देते हैं कि भाई तो मेरे मरने के बाद मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा? तो क्या टर्म प्लान के साथ ऐसा कुछ एड ऑन है हमारे साथ कि हमें अगर वो व्यक्ति जिंदा रहा तो उसको रिटर्न में कुछ मिले? क्योंकि लोगों को ये लगता है हम जो प्रीमियम दे रहे हैं वो फालतू का दे रहे हैं, बेकार का दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं आती है मैम, ये सभी को पता हो। कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं आती है। कुछ भी कंपनी या फिर कोई भी चीज़ इंसान देगा अगर, तो कुछ ना कुछ उसके लिए लेगा जरूर। अभी जो टर्म प्लान नॉर्मल जो चलते हैं वो क्या होते हैं कि किसी ने पैसा दिया, कंपनी ने, मतलब पर्सन ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उनको एक रिटर्न दे दिया, रिटर्न मीन्स कवरेज दे दिया, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, जितना उन्होंने मांगा उतना कवरेज दे दिया। अब उसमें एड ऑन लोगों की डिमांड के हिसाब से एड ऑन करते हैं कुछ ना कुछ। क्या क्या हो सकता है, जैसे कि किसी ने कहा ROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मैंने प्रीमियम दिया, मुझे कुछ हुआ नहीं, पैसा मेरा चला गया। तो कंपनियां कॉन्सेप्ट लेके आई जिसमें कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम का। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, तो आपकी 75 की एज में या 85 की एज में जब तक कि आपका कवर होगा, तब हम आपको, आपने जितना पैसा जमा किया है वापस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब और लोगों ने कहा कि बढ़ के नहीं मिल रहा हमको, इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं कभी भी, इंसानी नीड कभी खत्म नहीं होती है। वो तो जितना अब चाहो उतना लोगों का कहना मांगेंगे। हुआ कि हमें कुछ बढ़ के नहीं मिल रहा है, जितना दिया उतना ही मिल रहा है। हालांकि इसका एक डिफरेंट रूप है, टर्म प्लान का एक डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट चीज है। एक छोटा अमाउंट दो, वो जमा, आप सम एश्योर्ड हमें बड़ा मिलता है। एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर रहे हो अपने लिए, वो जमा करते रहो, कुछ होगा परिवार को, चल दे दिया जाएगा, उनकी लाइफ स्टाइल बना रहेगा। वो कॉन्सेप्ट वो है, लेकिन कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लोग बदलते जा रहे हैं अपनी नीड के हिसाब से, तो कंपनियां बदल दे रही हैं। अभी नई चीज मार्केट में चल रही है जो कि हम भी देते हैं, उसमें क्या है, 2 चीजों को कंबाइन कर दिया गया है। टर्म प्लान को साथ ही साथ मार्केट प्लान के साथ में कंबाइन किया गया है। ओके, यूलिप प्लान को। यस, बिल्कुल। तो उसमें क्या करना है, कोई भी अगर पर्सन है वो 1 लाख से, मिनिमम 1 लाख से का प्रीमियम पे करता है, 1 लाख का प्रीमियम पे करेगा, उसके साथ में उसको 1 करोड़ तक का रिस्क कवर दिया जाएगा, यानी 100 गुना। अच्छा 100 गुना, 100 गुना कवर रहेगा। तो हम यही सुनते हैं कि 10 गुना ही मिलता है किसी भी प्रीमियम का रिस्क कवर। अगर हम सेविंग में जाते हैं तो 10 गुना तक ही मिलता है, लेकिन ये सेविंग है, इस सेविंग में भी लेकिन 100 गुना तक का रिस्क कवर दिया जा रहा है। 1 लाख पे 1 करोड़ का रिस्क कवर मिल गया, प्लस वो पैसा 1 लाख में एक सर्टेन अमाउंट 70% to 80% का अमाउंट जाके आपका लगेगा इक्विटी में। अच्छा, और इक्विटी में जाके वो पैसा आपका ग्रो भी करेगा। अब ये क्या हुआ, 2 चीजों कंबाइन किया गया। आपका पैसा ग्रो कर रहा है, आपने मान लिया 10 साल पैसा दिया 1 लाख, आपने 10 लाख दिया, 10 लाख देके आपने वेरी फर्स्ट डे से आपने 1 करोड़ का रिस्क कवर ले लिया, वेरी फर्स्ट डे से। 10वें साल बाद 15, 20, 25, 30 साल बाद 40 साल तक का कवरेज होता है। 40 साल के बाद आपका वही 10 लाख रुपए आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे के जाएगा। अच्छा, यस,
सही मैंने बात कहा है, ये क्योंकि दो लॉन्ग चीज़ों टर्म का हो गया, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल तो मार्केट कहाँ भागेगी पता बिल्कुल नहीं। भागेगी। वो एक जो एवरेज है जिसको कहेंगे ट्रेंड सेट कहते हैं, ट्रेंड के हिसाब से हम बात करते हैं। वो ट्रेंड कहता है कि कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये बन जाएगा। तो अब 1.5 से 2 करोड़ रुपये भी बन गया हमारा, और साथ में हमारा 1 करोड़ का रिस्क कवर भी रहा। ये दो को कंबाइन किया गया। इंसान की नीड के हिसाब से कंपनी ने ऐसा इजाद किया है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। अच्छा, अभी आपने प्रीमियम की बात की, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये प्रीमियम क्या होता है, और दूसरी बात नॉर्मल एक मेट्रो सिटी में जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, या फिर इसी ढंग की जो सिटीज़ हैं, उसमें एक व्यक्ति को कितने प्रीमियम को अफोर्ड कर सकते हैं देने में कि उनको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाती है, या लाइफ इंश्योरेंस का चूज़ वो कैसे कर सकते हैं, कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए, इस पे कुछ। सम एश्योर्ड, अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपने एक साथ कंबाइन करी हैं। सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस की भाषा में ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू वो होता है कि आज जिस बंदे की एज जितनी है, जितना अर्न कर रहा है, उसमें वो जब तक अर्न करेगा उतना ईयर्स का मल्टीप्लायर लगाते हैं, प्लस इनटू इन्फ्लेशन। अच्छा। तो जो निकल के आता है वो होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो किसी भी इंसान का सम एश्योर्ड रिस्क कवर आज की डेट में उतना ही होना चाहिए जितना कि उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू आती है। ओके। ठीक है, प्रीमियम की बात करते हैं अगर, तो प्रीमियम लगभग 10 से 15% तक का जो भी इनकम हो रही है किसी बंदे की ईयरली, उसका 10 से 15% तक का वो प्रीमियम पे कर सकता है। उसमें चाहे मिक्सअप करके कर सकता है, चाहे तो पूरा टर्म में लगा दे, चाहे तो पूरा सेविंग में लगा दे। डिपेंड करता है उस पर कैसा क्या करना चाहता है, रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हम जब बैठते हैं साथ में सामने हम किसी को, तो हम उनका पहले नीड एनालिसिस करते हैं कि उस बंदे की नीड क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, लोग कुछ अपने फायदे के लिए गलत चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं किसी को, बट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीड एनालिसिस करते हैं उनका, उसके अकॉर्डिंग ही उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले पूछा था ये प्रीमियम क्या है, ये मेरे दर्शकों को बताइए कि प्रीमियम का मतलब क्या है। प्रीमियम एक कंपनी जब किसी को एक कवरेज देती है, उस कवरेज को, मैंने स्टार्टिंग वर्ड यूज किया था पूल करती है, पूल होता है, वही एक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो पूल करने के लिए एक कंपनी को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वो उस जो भी पैसा पे करेगी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, उसको कवर करने के लिए, उसको सहने के लिए, कंपनी सहने के लिए कितना मिनिमम से मिनिमम पैसा ले सकती है किसी बंदे से, वो होता है प्रीमियम। अच्छा जी, तो हम एक पूल में से सभी लोगों में से कितना कितना ले सकते हैं। अब 5 लोग हैं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लोग हैं जिनसे हमने पूल करना है, हमें पैसा लेना है। एक की एज 20 साल की है, एक की एज 50 साल की है, एक की एज 40 साल की है लेकिन उसको डायबिटीज है, एक की एज है 70 साल की। अब ये 4-5 लोग हुए। अब हमको इनसे पैसा लेना है और इनको हमको सोल्यूशन देना है, या फिर हमको रिस्क कवर देना है, कवरेज देना है। इन सभी को तो एक साथ नहीं ले सकते, एक साथ हम सेम पैसा सबसे नहीं ले सकते हैं, सभी से हम सेम अमाउंट नहीं ले सकते। 20 साल के बंदे की कैजुअलिटी की या फिर मरने की चांसेस सबसे कम है, जबकि 70 साल के आदमी के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। 45 ईयर्स का आदमी जिसको शुगर है, हाई शुगर है, उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोई बीमारी आएगी, उसको प्रॉब्लम होगी, तो सबके प्रीमियम अलग अलग होंगे। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट, मीन्स कि 45 साल का आदमी शुगर के साथ में है, उसको 1 करोड़ का कवर चाहिए, तो हम 1 करोड़ कवर देंगे, लेकिन उसका प्रीमियम ज़्यादा रखेंगे। पूल हम वही बनाएंगे, पूल में ही इकट्ठा करेंगे, लेकिन किसी से कम किसी से ज़्यादा एक सर्टेन पैसा लिया जाता है, जिसके एवज में हम उनको कवर देती, कंपनी कवर देती है। अच्छा, ये सम एश्योर्ड क्या है? सम एश्योर्ड और डेथ बेनिफिट, ये दो शब्द हमें नॉर्मली सुनते हैं, इसमें दोनों में क्या अंतर है? सम एश्योर्ड लेमन भाषा की बात करता हूँ तो डेथ बेनिफिट, जो सम एश्योर्ड वही है जो कि किसी इंसान की डेथ होती है, उस पर जो पैसा मिलता है वही सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड बेसिकली स्टार्टिंग में ही बन जाता है। किसी बंदे ने 20,000 रुपये पे किया और उसको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड मिला। अब 1 करोड़ का सम एश्योर्ड मिला है, उस पे जब वो डेथ बेनिफिट निकल के आता है तो कुछ बोनसेस होते हैं थोड़े मोड़े, वो ऐड ऑन हो जाते हैं उसमें, वो ऐड ऑन होकर डेथ बेनिफिट बनता है। लेकिन बेसिकली बात करते हैं अगर, तो मरने पे क्या मिलेगा, तो सम एश्योर्ड मिलता है, सिंपल सा लेमन भाषा में ये कहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, ये इसकी सही उम्र क्या है पॉलिसी? अभी इंश्योरेंस आपने कहा कि 20 साल व्यक्ति को आप कम प्रीमियम लेंगे, 70 साल को व्यक्ति को लेंगे, तो अक्सर लोग 20 साल वाले तो बच्चे सब मौज मस्ती करते रहते हैं, और वो तो इंश्योरेंस के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। वो तो सोचते हैं कि हम तो भाई अभी जवान हैं, हम तो यंग हैं, हमें क्या इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो इंश्योरेंस लेने का सही उम्र क्या है? मैं बिल्कुल आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, और ये आजकल की जनरेशन का थॉट यही है, आज की जनरेशन का सोचना यही है। ठीक है,
नई एज में इंसान को समझ थोड़ा सा कम होती है, बट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो है जितना जल्दी आप लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा हर महीने में। ठीक है, बीमा लेने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा। बीमा लेने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो क्या क्या होता है? सबसे पहले जो चाहिए, सबसे प्रायोरिटी मुझे चाहिए होता है, वो होता है हेल्थ। आपकी हेल्थ सही है कि नहीं? पैसा आपके पास कितना भी हो, कितना ही पैसा हो, मैं कहता हूँ अंबानी की एज अगर 60 साल की 70 साल की है, पैसा कितना भी है, लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, हम कंपनी नहीं दे सकती है। सेकंड होता है एज। अगर एज आपका अलाउ कर रही है, 60 के अंदर के हैं आप तो मिल जाएगा, 55 के अंदर के हैं आप तो मिल जाएगा, ऊपर जाते हैं आपको नहीं मिलेगा। 70 साल के आदमी को नहीं दे सकते हैं। रतन टाटा ने सोचा होता कि 70 के एज में हम ले लेते हैं, बीमा ले लेते हैं 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, कितना भी ले लेते हैं, पैसा तो बहुत भरा पड़ा था, लेकिन हम नहीं दे सकते, कंपनी नहीं दे सकती है। पहला हेल्थ हुआ, दूसरा एज हुआ, थर्ड नंबर पे आता है मनी, उनकी इनकम, पैसा। पैसा फिर उसके बाद कितना है, तो पैसा प्रायोरिटी में नहीं आता है। ठीक है, अब जब यंग एज में कोई बंदा होता है 20 साल 21 साल का है, हाँ उसको इनकम, वो पैसा कमाता हुआ होना चाहिए। बीमा क्या करता है? बीमा किसी भी पर्सन की या किसी भी परिवार की लाइबिलिटीज को कवर करता है। अब 20 साल का लड़का है, उसके वो कमा ही नहीं रहा है, जब कमा नहीं रहा है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी तो नहीं है कोई भी, तो पहले तो वो कमाता हुआ होना चाहिए। जब भी पर्सन कमाना स्टार्ट करता है, सबसे बेस्ट एज उसकी वही होती है बीमा लेने की। उस टाइम पर इजीली बीमा मिलता है आसानी से, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसके बाद लंबा कवर मिला 20 से 80 तक का, 20 से 60 तक का कवर मिला। इन बिटवीन कुछ होता है तो देखते हैं हम कितने लोग 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के बच्चे, कुछ भी कैजुअलिटी हो जाती है, हाँ, तो एटलीस्ट कवर होगा, परिवार को साथ मिलेगा वहाँ पर। अब बीमा आसानी से मिल जाता है। सबसे मेन चीज़, बहुत कम प्रीमियम आता है। जो मैंने पूल की बात करी थी, 70 साल के आदमी का, 45 साल के आदमी का डिजीज के साथ में, अब 20 साल के लड़के का, सबसे कम प्रीमियम किसका होगा? 20 साल के लड़के का होगा। कम प्रीमियम में हमको कवर मिल जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए कवर मिलता है। इसलिए जब भी कमाना स्टार्ट करे इंसान, उस टाइम पर ही बीमा ले, सबसे अच्छी एज यही होती है। ओके, अच्छा, तो क्या इसको कवरेज बाद में बढ़ाया जा सकता है समरूप? जैसे अभी मान लीजिए कोई 25 साल का व्यक्ति है, उसको 30,000 की सैलरी मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए उसको 50 लाख का सम एश्योर्ड मिला, लेकिन आगे उम्र के साथ उसकी सैलरी बढ़ रही है, उन्हें 50,000 या 1 लाख हो रही है, तो क्या वो सम एश्योर्ड बढ़ा सकता है अपना? बिल्कुल, 2 तरीके यहाँ पे भी होते हैं, बताना चाहूँगा मैं। पहला होता है, हमने जिस टाइम पे परचेज किया है उस टाइम पे ही हम ऑप्शन चूज कर लें ऐसा कि हम इन फ्यूचर इस टाइप ऑफ ऑप्शन लेंगे, यानी कि हम इन फ्यूचर बढ़ाएंगे, अपना रिस्क कवर बढ़ाएंगे। तो हमको बीमा लेते टाइम ही ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। बाई चांस हमने नहीं किया है तो एक पर्सन पर टोटल सम एट रिस्क एक होता है वर्ड जिसको यूज करते हैं, TSAR, टोटल सम एट रिस्क। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है वो रिस्क कवर उसके ऊपर मतलब ज़्यादा दे सकती है कंपनी। अच्छा। इनकम क्योंकि बढ़ गई, ओके, ठीक है, तो अभी मान लीजिए उसकी एलिजिबिलिटी 50 लाख की थी, कंपनी ने 50 लाख दे दिया, उसने 50 लाख ले लिया। अब उसकी अर्निंग बढ़ गई, सब बढ़ गया, अब उसका हम दे सकते हैं 2 करोड़ तक का। तो अगर उसने स्टेप ऑप्शन लिया हुआ है किसी भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में तो उसमें बढ़ा सकता है। अच्छा। अगर उसने नहीं लिया हुआ है तब क्या करेंगे, जो भी रिस्क कवर बचता है, यानी कि 50 लाख ले चुका है वो और उसको अभी 1.5 करोड़ का उसको बीच में और ले सकता है, तो 50 लाख 1 करोड़ का वो एक नई पॉलिसी ले सकता है, जिससे कि उसका सम एश्योर्ड भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये क्या एक ही कंपनी से लेना जरूरी रहेगा या फिर अलग अलग कंपनियों से भी ले सकता है? नहीं, ये जो मैंने वर्ड यूज किया है टोटल सम एट रिस्क, ये क्या करती है, एक ऑल कंबाइंड कंपनीज सभी का मिक्सअप होता है। अच्छा, अलग अलग वो नहीं होता है कि कोटक में या फिर HDFC में या फिर मैक्स में या फिर SBI में या फिर LIC में अलग अलग चल रहा है, नहीं, ये एक साथ ही होता है, कंबाइंड होता है। और सभी कंपनियों को एक दूसरे का पता होता है। जब भी कोई पर्सन अप्लाई करता है किसी पर्टिकुलर कंपनी में तो वहाँ पर वो एग्जिस्टिंग डेटा निकालते हैं, देखते हैं कि इसको इतना रिस्क कवर चल रहा है, उसी के बिहाफ पे एग्जिस्टिंग कंपनी, नई कंपनी उसको पे करती है। अच्छा, बीमा लेने का भी आपने बात किया था कि क्या क्या 3 चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन इसका बेसिकली थंब रूल क्या है? बीमा का थंब रूल क्या है? बीमा का थंब रूल, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखनी होती हैं। बीमा का थंब रूल वही कहेंगे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखनी होती हैं लेते टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी चीज़ यूज करी थी, मैंने कहा था कि टोटल इनकम जो भी हो, जितनी भी टोटल इनकम हो ईयरली किसी पर्सन की, उसका 10 से 15% किसी भी पर्सन को पे करना चाहिए बीमा में। ऐसा नहीं कि आप कमा रहे हो 12 लाख रुपए और आप क्या करोगे 6 लाख 5 लाख का प्रीमियम दे दो, हालांकि कंपनी देगी भी नहीं, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन करके कोई ले लेता है तो वो सही नहीं होगा। क्या करना है आपको 10 से 15% तक का ही आपको सिर्फ
प्रीमियम देना है। इस तरीके से HLV मैंने एक यूज करा था वर्ड, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, तो ये भी एक थंब रूल में ही आता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू किसी को कितना रिस्क कवर लेना चाहिए अपने ऊपर, वो वही होता है जितना हम अर्न करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ करता हूँ, वर्बली ब्रीफ कर सकता हूँ, अगर 30 साल का एक पर्सन है, वो 1 लाख कमा रहा है महीने का, यानी कि 12 लाख रुपए साल का कमा रहा है। 30 साल का बंदा अगले 30 साल और कमाएगा जब तक कि 60 का होगा। तो अगले 30 साल वो और कमाने वाला है, 12 लाख कमा रहा है, तो हम 12 × 30 करेंगे, ये हुआ 3,60,00,000 रुपए। हम इन्फ्लेशन हमने इसमें ऐड नहीं किया अभी फिलहाल, बिना इन्फ्लेशन के अभी मैं कहता हूं कि उस पर्सन को 3,60,00,000 का इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए। इतना कम से कम नहीं, यही वैल्यू है उसकी। अच्छा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू उस पर्सन की यही है। तभी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की औकात सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट भी बता हाँ, सकता है। बिल्कुल। तो यही है, ये थंब रूल में आता है। तो इतना उसका रिस्क कवर अगर है आज की डेट में, तो उसने अपना एडुकेट इंश्योरेंस करा रखा है, और उसके न रहने पे उसके परिवार की फाइनेंशियली क्षतिपूर्ति हो सकती है, वो बीमा कंपनी करेगी। ये थंब रूल में ही आता है ये भी। अच्छा, इसमें कई तरह के स्कैम भी होते हैं, तो किस ढंग के स्कैम बेसिकली बीमा में होते हैं? स्कैम मैम मैंने कहा दोनों तरफ से होते हैं, कंपनी की तरफ से भी होता है और साथ में जो इंश्योरेंस ले रहा है उधर से भी होता है। कंपनियां इंश्योरेंस नहीं करती हैं, कंपनी की तरफ से जो इंश्योरेंस ब्रोकर है, एजेंट है, एडवाइजर है, वो उसके माध्यम से वो जो मिस इंटरप्रेट करता है किसी पर्सन को, वो स्कैम होता है। वो फ्रॉड होता है। वो अपना प्रीमियम बढ़ाने के लिए या फिर अपनी सुविधा अनुसार, अपना प्रीमियम बोलो, अपना कमीशन बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी सुविधा अनुसार कस्टमर को या फिर जो भी बीमा धारक है उसको पॉलिसी देता है। उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसके जैसा नहीं देता है, अलग से देगा। अब किसी 30 साल का आदमी है, उसको हम देंगे पेंशन प्लान दे देंगे, हो सकता है काम है, हो सकता है काम ना है। कोई किसी का बच्चा 20 साल का है और बच्चे के नाम पे हमने दिया उसको चाइल्ड प्लान, एजुकेशन प्लान दे दिया, अब वो कैसे काम आएगा? सही बात है। उसको एजुकेशन की नीड आज है, वो कैसे काम आ सकता है? अब वो बीमा धारक क्या कहेगा कि मुझे तो गलत पॉलिसी दी गई, कंपनी खराब है। ये हो गया एक तरीके। दूसरा, जो बीमा धारक है, जो बीमा ले रहा है, वो चीजों को ब्रीफ नहीं करता है, बताता नहीं, सच्चाई नहीं बताता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हेल्थ में कोई बीमारी है नहीं बताया, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस छुपा लेते हैं लोग। बीपी शुगर तो नॉर्मली होती है लोगों को, लेकिन अब जब क्लेम लेने आते हैं तब प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। फिर वहां पे क्या होता है कि फ्रॉड हो गया मेरे साथ, कि फ्रॉड नहीं होता है। यहाँ पर ये कहेंगे कि एक मिसकम्युनिकेशन कहेंगे या फिर हिडन फैक्ट्स कहेंगे, फैक्ट्स हमने हाइड किए, ये उसका वो होता है। ठीक है, तो अगर इनको हम दूर रखते हैं, अब लाइफ इंश्योरेंस की बात अगर हम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी को बीमारी है, किसी को बीमारी है, हमको बता देना है। अच्छा, बता देना है, बता देंगे तो बीमा कंपनी क्या करेगी, या तो उसमें रेट अप लगाएगी, प्रीमियम बढ़ा देगी, या फिर डिक्लाइन कर देगी। वहां पर डिक्लाइन करवा लेना ज्यादा बेटर है। सही बात है भाई, पैसा देके क्लेम भी ना मिले तो कोई मतलब नहीं है। वहां पर डिक्लाइन होगा तो हमको खुश होना चाहिए कि हाँ हमारा पैसा गया नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं लोग कि फैक्ट्स को हाइड करके बीमा तो करवा लेते हैं, लेकिन जब क्लेम लेने जाते हैं तब क्लेम नहीं मिलता है, और वो फिर जो भी कंपनी होती है उसको खराब कहते हैं। वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से लिया था और वो खुश हो गए थे। अगर डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन करवा लेना है, रेटअप हुआ है तो आपको पैसा बढ़ा के दे देना है। सिंपल है, आप जिस पर्पज से आपने लिया था वो पर्पज आपका जरूर फुलफिल हो जाएगा। अगर हम कोई फैक्ट हाइड करेंगे, कुछ भी मिस इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पर, इसी को हम स्कैम का रूप बता सकते हैं बस। अच्छा, कुछ ऐसा भी देखा गया है, जैसे भारत एक ग्रामीण देश ही है, गांव बहुत सारे यहाँ पे, तो गांव में जो अक्सर जो एजेंट जाते हैं वो किसी और की पॉलिसी पे अपना एडिट करके नाम, उनसे कैश ले लिया और उनको पॉलिसी दे दी। तो ये भी एक स्कैम का एक बिल्कुल पार्ट है, ये भी एक स्कैम में ऐड ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे बहुत से लोग ये भी करते हैं, आपने तो ये गांव ग्रामीण क्षेत्र की बात करी, शहरी क्षेत्र में भी ऐसा होता है। लोग इतना बिजी हैं, उनको टाइम नहीं उनके पास। उन्होंने क्या किया, एडवाइजर को बुलाया, एजेंट को बुलाया, कहा ये रहा रिन्यूअल हमारा, जाके आप जमा कर दीजिए। वो गए, उन्होंने रिन्यूअल जमा नहीं किया और क्या किया, खुद यूज कर लिया। अब वो पॉलिसी तो लैप्स हो गई या फिर पेडअप हो गई, या फिर उसके बेनिफिट्स बंद हो गए वहां पर। अब बीमा धारक जो भी है वो गया लेने गया क्लेम, या फिर अपना पैसा लेने गया, कुछ भी करने गया, पता चला वहां पर वो पॉलिसी तो बंद हो चुकी है, या फिर उसके बेनिफिट्स बंद हो चुके हैं। अब वो क्या कहेगा, कंपनी नहीं कर रही है, लेकिन गलती कहाँ पर थी, बीच में थी कि हमने ध्यान नहीं दिया था, बीच में कोई मीडिएटर था, उसने गलत कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आइडिया ही नहीं है, उन्होंने पैसा दिया,
और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए। जो मीडिएटर था उसने क्या किया कि उसने उनका बीमा करवाया ही नहीं, किया ही नहीं, अपना कुछ कर लिया है, फिर कुछ भी हो गया। उनको लग रहा है कि हमने तो पैसा दे दिया, हमारा चालू हो गया है, हमारा चालू हो गया है। अब वो उनको लगता रहता है, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि स्कैम कहिए कि पार्ट है। तो इन स्कैमों से कैसे बचा जा सकता है? किन खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? खास बातें मैं क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा और बता दूं, भारत इतना जल्दी डिजिटल होता जा रहा है, हर कुछ डिजिटल आई जा रहा है, तो इस पे लोगों को अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए बीमा लेते समय या बीमा में क्लेम करते समय? बीमा लेते समय ही जो करना है हमें करना है। क्लेम के टाइम पर तो कंपनी जो चाहेगी वही करेगी, कंपनी को जो फैक्ट्स उनके पास होंगे वही करेगी। अच्छा। बीमा लेते टाइम, अभी इस टाइम पर मैं और मेरी टीम के साथ में बहुत ट्राई कर रहे हैं। साथ में ये भी है, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी बहुत कई स्टेज पर बोलते रहते हैं अवेयर करना। तो हम लोगों को अवेयर करने का प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा। यही एकमात्र जरिया है, यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर जनता जागरूक होगी तभी ये संभव है कि उनके साथ गलत नहीं हो सकता है। अगर जागरूक नहीं है तो जो भी फ्रॉड करना चाहता है, स्कैम करना चाहता है, वो करके निकल जाएगा, हम कितने ही होशियार रहेंगे। साइबर क्राइम की बात हम सभी लोग करते हैं, साइबर क्राइम में अवेयर रहना है, और हम ही आपके बीच में से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका सबसे मेन जो जरिया है वो यही है कि जितनी बीमा कंपनियां हैं वो जगह जगह पे अपने कैंप लगाएं, CSR एक्टिविटीज करवाएं, जिनके तहत क्या हो कि लोगों को बीमा के लिए या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अवेयर कर सकें। लोग अवेयर होंगे तभी संभव है कि इस तरह की चीजें रुक सकती हैं, अदरवाइज ये घटित होता रहेगा और बीमा कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार ठहराती जाती रहेंगी हमेशा। बिल्कुल। आई थिंक 2-3 और चेक फैक्ट होंगे इसमें कि जैसे एक IRDA रजिस्टर्ड ही कंपनियों से बीमा लिया जाए। जी बिल्कुल, इसका एक फैक्ट है, एक पॉइंट आपने ऐड किया है, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं अगर, तो लाइफ इंश्योरेंस हमको उस कंपनी से लेना है, जितनी कंपनियां वर्क कर रही हैं सभी कंपनियां अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है, या ये नहीं कहेंगे कोई बहुत अच्छी है, सब इक्वल है। वो IRDA के गाइडलाइंस के तहत काम कर रही हैं। 26 कंपनियां काम कर रही हैं, और आप 26 कंपनियां उठा के देखेंगी तो उनके नाम में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये वर्ड जरूर आएगा। उनके नाम में एग्जाम्पल HDFC है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। LIC तो LIC है ही है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये LIC वर्ड जो है ये जरूर आएगा उनके नाम में। ये एक लेमैन इंसान के लिए एक वो है, पहचानने का तरीका है, जिससे वो पहचान सकते हैं कि हाँ ये कंपनी सही है या नहीं। अदरवाइज जितनी रजिस्टर्ड कंपनियां IRDA के तहत, आप उनसे ही लीजिए। उसके अलावा किसी और से अगर लेते हैं, 27वीं कंपनी कोई आती है, तो वहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है। और दूसरे जो भी एजेंट हैं तो उनकी ID वगैरह चेक करिए, उनकी नॉलेज देखिए, वो आपसे क्या लिखवा रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, ये सब भी देखना जरूरी रहता है। बिल्कुल। जो भी डॉक्यूमेंट्स पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो पहले उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। या जो नहीं समझ में आ रहा है अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट वही इसका एक सार निकल के आता है कि जो भी बीमा लेने वाला है वो अवेयर होगा। बिल्कुल अवेयर होगा, वही इन चीज़ों को, फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेगा, इन चीज़ों को जानेगा और इतना तह तक जाएगा और उसको सही चीज़ मिलेगी, नहीं तो बीच में प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा क्लेम सेटलमेंट पे आती हूँ। ये क्लेम सेटलमेंट का क्या प्रोसेस रहता है लगभग? क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस मैम, जैसे स्टार्ट करते हुए कई बार बीच में यूज कर चुका हूँ मैं। जिस टाइम पर कंपनियां क्या करती हैं, बीमा दे रही होती हैं, उस टाइम पर आजकल कंपनियां बहुत ज़्यादा फैक्ट्स चेक करती हैं, बहुत डीप जाके फैक्ट चेक करती हैं। इसका पर्पज़ यही होता है कि जब क्लेम देना हो तब कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और क्लेम अलग है, मेच्योरिटी अलग है। मेच्योरिटी बहुत ही ईजिली पहुँच जाती है, मैच्योर हुआ पैसा और पहुंच गया पैसा खाते में। क्लेम के लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा, जिसमें कि अगर डेथ हुई है तो कॉज ऑफ डेथ कहाँ पर हुई है, डेथ कैसे हुई है, FIR है कि नहीं है। अब ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस का पार्ट है। कंपनी अपने आप को फ्रॉड से बचाने के लिए जब चीज़ें करती है, हाँ कस्टमर कभी को थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतना करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी नॉमिनी जो होगा वो करता है बीमा कंपनी में जाके, तो उसका आराम से क्लेम सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हार्डली 7 डेज के अंदर हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना मायने रखता है? कम बीमा लेते समय क्या व्यक्ति को देखना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो? मैम मोर और लेस क्लेम सेटलमेंट रेशियो सभी का लगभग आगे पीछे ही होता है।
98 से लेकर 99.50 तक का सभी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो लगभग यही है, ज्यादा कम। बिल्कुल, आई थिंक ये तो डे बाय डे ये घटता बढ़ता भी है, बिल्कुल ये ईयर बाय ईयर बढ़ता है। किसी काम होता है, किसी का बढ़ता है, ये साल दर साल बढ़ता ही बढ़ता है। और यहाँ पर बस ये जरूर कहना चाहूंगा, जो कंपनी आसानी से बीमा कर दे रही है किसी का, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो सकता है थोड़ा सा कम हो, क्योंकि उन्होंने बीमा दे दिया है। लेकिन जब क्लेम लेने के लिए कोई इंसान आएगा तब आप मना कर दोगे, तो वह आपका क्लेम सेटलमेंट पे डालेगा, प्रभाव डालता है। तो जितना टफ कोई भी बीमा कंपनी बीमा किसी को प्रोवाइड कर रही है, वो उतना ही सही है और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके टैक्स बेनिफिट क्या है? बीमा लेने पे पहले तो एटीसी में हमें काफ़ी अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल जाता था, क्या अभी भी कोई टैक्स बेनिफिट है? हाँ जी, बिल्कुल टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। टैक्स बेनिफिट बीमा का रहा है मार्च सन 2023 तक। बीमा इकलौता ऐसा साधन था जिसमें कि आप या फिर कोई भी पर्सन कितना भी अमाउंट पे कर सकते थे, सेव कर सकते थे, और उसका कितना भी अमाउंट टैक्स फ्री ले सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने या फिर जो भी कहिए, उन्होंने पाया ऐसा कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं टैक्स बचाने में। बिल्कुल, टैक्स बचाने में फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने एक किसी पर्सन ने मुंबई में 400 करोड़ का प्रीमियम पे किया एक बार में। माय गुडनेस। वो 10 साल देगा वो 400 करोड़, यानी कि वो लगभग 40,000 करोड़, वो 40,000 करोड़ देगा वो। समझ रहे हैं इस बात को? और वो उतना उसका जो मेच्योरिटी अमाउंट जो भी मिलेगा उसको, वो टैक्स फ्री मिलेगा। और इसी केस के बाद शायद भारत सरकार को थोड़ा सा कुछ वो आया, समझ में आया कि कुछ इसके लिए करना चाहिए। तो अभी भी हालांकि टैक्स का एक अच्छा वो साधन है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता है टैक्स बचाने का। 5 लाख तक कोई भी पैन कार्ड पे एक पर्सन अपने पैन कार्ड पे 5 लाख तक की सेविंग कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है बीमा में। अच्छा, वो टैक्स फ्री रहेगा? वो टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन ये अक्रॉस द इंडस्ट्री है। ओके, मीन्स ये नहीं कि किसी एक कंपनी में 5 कर दिया, सेकंड कंपनी में 5 कर दिया, थर्ड में 5 कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा सभी कंपनी बिल्कुल टोटल प्रीमियम कितना बन रहा है, तो 1 साल का प्रीमियम पर 1 साल का प्रीमियम 5 लाख होना चाहिए। वो 5 से ज्यादा गया अगर, तो उसका होल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 5 लाख तक की टैक्स सेविंग वो बंदा टैक्स सेविंग नहीं, प्रीमियम बचा सकता है, पैसा बचा सकता है, और उसको जो भी पैसा मिलेगा वो अंडर सेक्शन 10(10)D पूरा टैक्स फ्री मिलता है। क्या हुआ था एक बार, अभी जल्दी की बात है, जब 2023 के पहले की बात कर रहा हूँ, मुंबई में एक पर्सन ने 400 करोड़ का प्रीमियम जमा किया सेविंग के लिए। अरे वाह, 400 करोड़? जी, 400 करोड़ का सेविंग। साल के लिए? सेविंग के लिए 5 ईयर्स के लिए था एक्चुअल में ये। अच्छा। वो 5 ईयर्स देगा और 10th ईयर में मैच्योरिटी मिलेगी उसको। तो ये 400 करोड़ के हिसाब से वो देगा कितना, 2000 करोड़ जी। अब 2000 करोड़ देगा 5 साल, उसके बाद 10वें साल पे उसको लगभग 3,800 करोड़ की, ओके, 3,800 करोड़ की क्या मिलेगी, टैक्स फ्री मैच्योरिटी। अरे वाह, मैंने 38,000 करोड़ पर कोई टैक्स नहीं? 3800 करोड़, 3800 करोड़ पर कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स। और ऐसा कोई टूल उस टाइम पर था ही नहीं जो कि इतनी ज्यादा मैच्योरिटी टैक्स फ्री पे दे सके, कोई नहीं था। तो वहां से आंखें खुली शायद भारत सरकार की, तो उन्होंने वहां पे कैप लगाया, वो लगाया 5 लाख का कैप। अच्छा, कि एक पैन कार्ड पे एक आदमी जो है 5 लाख तक की सेविंग कर सकता है। ओके, ठीक है, अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड 1 साल में। टोटल प्रीमियम 5 लाख होना चाहिए टोटल एक साल के अंदर। 1 साल के अंदर किसी भी कंपनी में हो, किसी बीमा कंपनी में हो, 5 लाख तक का प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसकी जो भी मैच्योरिटी आएगी वो टैक्स फ्री आएगी। इसके ऊपर जाता है तो होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। फायदे की बात करते हैं तो 5 लाख के हिसाब से कोई बंदा सेविंग कर रहा है अपनी हर साल, तो कम अमाउंट नहीं होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छा अमाउंट होता है। और वो एक अगर 5 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम, 5 लाख कम प्रीमियम माने तो 50 लाख कम है, तो 50 लाख हो गया। 50 लाख हुआ, हमको मैच्योरिटी, हम कह रहे हैं 1 करोड़ की मैच्योरिटी मिल रही है अगर, तो 1 करोड़ रुपए अगर किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को मिलता है आज से 10 साल बाद भी, तो ज्यादा नहीं कहूंगा तो कम भी नहीं कहूंगा, कम भी नहीं होगा, और ये टैक्स फ्री अमाउंट होगा। 1 करोड़ का टैक्स फ्री अमाउंट सेविंग हो जाती है। तो इस लिहाज से देखते हैं अगर, तो अर्ली टैक्स सेव करना, जो कि अभी खत्म हो चुका है, एटीसी लगभग खत्म हो रहा है ओल्ड रिजीम में, क्योंकि अब करता नहीं कोई इंसान, सभी नए न्यू रिजीम में जा रहे हैं, न्यू रिजीम में अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, तो एटीसी खत्म ही हो गया। बट अगर हम मैच्योरिटी की बात करते हैं, मैच्योरिटी में भी पीपीएफ होगा जैसे, और पीएफ वगैरह हो गया। पीपीएफ में भी 1.5 लाख रुपए की सेविंग होती है मैक्सिमम, 1.5 लाख के ऊपर अगर कोई है कुछ कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ बीमा में 5 लाख सेविंग कर सकता है, वो क्या रहेगा, टैक्स फ्री सेविंग होगी। तो इस लिहाज से अगर देखते हैं तो बीमा
टैक्स के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छी खासी इनकम वो सेविंग कर सकता है, सेव कर सकता है, जो कि टैक्स फ्री होगी पूरी। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय प्लान, ये क्या चीज़ है? ये भी तो टैक्स सेविंग के लिए है? बिल्कुल टैक्स सेविंग के लिए होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करते हैं तो ये बिजनेस फर्म्स के लिए होता है। ओके। ठीक है। अब फर्म कई टाइप की होती हैं, प्रोप्राइटरशिप होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप होती है, कई तरीके की फर्म होती हैं। तो अदर देन प्रोप्राइटर, ओके। कोई प्रोप्राइटर है, उसकी फर्म है, तो उसके अलावा वो तो खुद ही इंडिविजुअली हो गया। हाँ, तो उसके अलावा कोई वो फर्म हो गया एक तरीके से ना, तो उसके अलावा कोई भी वहाँ के जो भी की मैन कहेंगे। अभी इसका एक थोड़ा डीप है, इस पे हम कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट करेंगे तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी ऊपर ऊपर बात करते हैं। तो जो भी की मैन उसमें होते हैं, तो की मैन्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, उनके नाम पे इंश्योरेंस ले सकते हैं की मैन्स के नाम पे, और उनका रिस्क कवर ले सकते हैं। वो कंपनी पे करती है यहाँ पर पैसा उनके नाम पर, और कंपनी उसका टैक्स बेनिफिट लेती है। अच्छा जी। मान लीजिए कि किसी इंसान को यहाँ पे एक कैपिंग होती है। कैपिंग क्या होती है, जो भी कीमैन है वो कीमैन कितना पैसा सैलरी ले रहा है, ओके। वो सैलरी एक कैपिंग होती है। मान लीजिए कि 15 लाख ले रहा है, 10 लाख ले रहा है, 10 लाख अगर सैलरी ले रहा है साल की, तो 10 लाख तक ही कंपनी उसके नाम पे सेव कर सकती है। अच्छा 10 लाख सेव करेगी, और सेव क्या करेगी, वो उसके नाम पे बीमा करेगी, प्रीमियम पे करेगी कंपनी, और उसको खर्चे में दिखा देगी। वो खर्चे में दिखाएगी तो वो क्या होगा, उसका जो भी प्रॉफिट था उस साल का, मान लीजिए 1 करोड़ था तो 1 करोड़ 10 लाख माइनस हो गया, अब 90 लाख बचा। जिसको पहले 1 करोड़ पर टैक्स पे करना था, अब वो 90 लाख पे टैक्स पे करेगा। ओके। अभी की मैन का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। की मैन के नाम पे इन्वेस्ट करना, जो फर्म इन्वेस्ट कर रही है, तो इसके लिए हम कभी नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि ये होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जिस पे बहुत ही अलग ढंग का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट और ये बताना पड़ेगा, बहुत डिटेल बताना पड़ेगा, ताकि लोग हमारे दर्शक जान सके इसके बारे में कि ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है। जी। और ये इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसके हम कंपनी पे करती है और इंडिविजुअल की एसेट तैयार होती है। अच्छा जी। इसको एक और वर्ड बोलते हैं इसमें, जो होता है वो होता है कि डिफरमेंट ऑफ टैक्स। ये नहीं कहेंगे कि टैक्स बचाया, इसमें होता हमने है जो तुरंत टैक्स पे करना था वो उसको हमने आज थोड़ा सा देना आगे था, बढ़ा दिया। आज देना था उसको हमने डिफर किया, डिफर करके हमने कुछ सालों बाद पे किया, साथ ही साथ हमने कंपनी से पैसा लेके इंडिविजुअल की एसेट तैयार कर ली। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, डिटेल में बात करेंगे इस पे बाद में। आई थिंक इसमें टैक्स हम जो हमारी मैच्योरिटी आती है उस पर भी बचा सकता है, इसके भी कई तरीके हैं इसमें। जी जी बिल्कुल। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे इसको जरूर बात करेंगे इस पे। अच्छा, अब ये बताइए कि ये बीमा का बिजनेस मॉडल क्या है? मैंने बीमा कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं और इसके अंदर किस किस ढंग के मैंने लोग रहते हैं? बीमा कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं और बिजनेस का मॉडल क्या है, ये दो चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से वाइस वर्सा का काम करती हैं। इसमें बहुत सारे मीडिएटर्स काम करते हैं। सबसे पहले तो मतलब बीमा पहुंचता कैसे लोगों तक, ठीक है, एक तो ये हो गया बीमा पहुंचता कैसे है। सबसे पहले एडवाइज़र एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, कई सारी कंपनियां एज ए ब्रोकर काम कर रही हैं, वो भी होते हैं। ऑनलाइन पोर्टल हो गए, ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही हैं एज ए ब्रोकर, वो भी हो गए। इन सब के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, जिसको हम कहेंगे कि सभी लोग अपना ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं। अब बीमा कंपनियां कमाती कहाँ से हैं? इसका हम जब स्टार्ट किया था हमने, तब मैंने पहले तो कहा था कि एक पूल होता है, ठीक है, तो वो एक लेमन भाषा में कह सकते हैं उसको। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट भी करवाती हैं कंपनियां, अब इन्वेस्टमेंट करवा रही है, और अगर 6.5% का रिटर्न दे रही है किसी को, वो 6.5% कहाँ से आएगा, कैसे लाएंगे? जैसे 10% का रिटर्न बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। एक तो अगर इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, कवर जो होता है वो कुछ कंपनियां खुद में इंश्योरर हैं, इंश्योरर हैं अगर, तो उन पे लोग पैसा डालते हैं, वो खुद इंश्योरर हैं, वो इंश्योर करते हैं, वो पूल बना के रखते हैं। कुछ इसमें बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं इसके लिए। जो इंश्योरर नहीं है वो फिर री इंश्योरर के पास जाते हैं, जो कि इंश्योरर है। तो हम जैसे मैं एक एक्स कंपनी हूँ और मैं इंश्योरेंस तो आपका करवा रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, लेकिन मैं इंश्योरर खुद नहीं हूँ। ये फिर एक सर्टेन लिमिट के बाद होता है कि 50 लाख के ऊपर का होगा तो मैं नहीं रखूंगा, मैं किसी और को दूंगा। अच्छा। जो इसका काम कर रहा है वो होता है री इंश्योरर। हमारे लिए वो री इंश्योरर हो गया। अच्छा। एक्स कंपनी के लिए री इंश्योरर हो गया। वो यही काम कर रहा है, वो ऐसे करता है। अगर सेविंग की बात करते हैं
तो फिर कंपनियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें उनको पता होता है कि ये पैसा बढ़ के रहेगा, बढ़ के मिलेगा, और उन पर जो बढ़ के मिलता है वो सर्टेन पार्ट अपना रखते हैं और वापस करते हैं। और मेन कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म सेविंग। लॉन्ग टर्म सेविंग है तो उनको पता है कि इनका पैसा हमारे पास इतने टाइम के लिए तो है, तो उस पर उस तरह से प्ले करते हैं, अपना पैसा उतना बढ़ाते हैं, उनको उनका पार्ट वापस करके अपना बेनिफिट लेते हैं। जो वो हमसे प्रीमियम कलेक्ट करते हैं उसका कहीं ना कहीं मार्केट में बिल्कुल कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा चल ही नहीं सकता है कि वो वहां से जो इनकम जनरेट होती है वही कंपनियों को। बिल्कुल जैसे बैंक का कॉन्सेप्ट आपको अगर आइडिया हो, मेरे दर्शकों को पता हो, बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बैंक में पैसा घूमता है, बैंक में पैसा घूमता है। अगर एक टाइम पे ऐसा टाइम आए पूरी जनता, भारत की जनता आए और अपना पैसा बैंकों से निकाल ले, तो बैंक तो वहीं ठप हो जाएगा। नहीं, बैंक पैसा दे नहीं पाएगा, बैंक पैसा नहीं दे पाएगा। सही बात। वो लोगों का पैसा जमा है वहां पर, अब वो जमा अच्छा खासा पैसा जमा है, निकालने वाले कम लोग हैं, जमा पैसा बहुत ज्यादा है। एफडी सबसे ज्यादा पैसा आज भी एफडी में पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो वही पैसा घूमता है, वही रोटेट करता रहता है, चलता रहता है। और अदर प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वो पैसा लगाते हैं। अगर किसी का पैसा बढ़ाना है तो वहां से लगा के बढ़ा के अपने जितने भी कस्टमर्स है उनका पैसा वापस करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे बैंक की बात की, तो मैं जो एक तो हम बीमा हमें इंश्योरेंस एजेंट से ले सकते हैं, जो हमें कंपनियों के होते हैं, तमाम कंपनियों के इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। दूसरा बीमा लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। तीसरा बीमा लोग बैंकों से लेते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बैंकों से बीमा, या नॉर्मली ये कहा जाता है कि बीमा लोग खरीदते नहीं, बीमा बेचा जाता है। तो ये जो बीमा बेचने का कॉन्सेप्ट बैंकों के पास पहुंच गया, उससे तो मैं तमाम अपने बिजनेस, जो मेरे क्लाइंट है, बिजनेसमैन क्लाइंट्स हैं, उनसे मिलती सभी का रोना रहता है कि भैया ये बैंक वाले ने मेरा ये बीमा कर दिया, मैं इसका क्या करूं। तो इसका क्या है पूरा सिस्टम, ये थोड़ा सा बीमा, पहली बात तो ये है कि बीमा कभी बेचा नहीं जाता है, ये लोगों ने बना दिया है। सही बात है। बीमा तो एक आग्रह की विषय वस्तु है। बिल्कुल आग्रह की विषय वस्तु है, यानी कि जिसको बीमा चाहिए वो आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बीमा चाहिए, और चाहने के बाद अपनी सारी चीजों को बताता है, सारे सब कुछ अपना सब कुछ रख देगा कि ये मेरे पास सब कुछ ये चीजें हैं, ये दिक्कतें हैं, ये अच्छाइयाँ, ये बुराइयां हैं, ये पैसा है, ये है। अब आप मुझे बीमा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। कंपनी निर्धारित करती है कि हाँ हम दे सकते हैं या नहीं। कॉन्सेप्ट ये है असली। लेकिन अब तो हो गया इसका उल्टा। ये बदल चुका है, क्योंकि ऐसे चीजें आ चुकी हैं, जैसे कि ऑनलाइन हो गया, बैंक हो गया। बैंक के लिए आपने एक चीज बोली, तो ऑनलाइन में क्या सीन है, क्या होता है कि ब्रोकरशिप बीच में, अब वो एकमात्र कंपनी डायरेक्टली बैठी हुई है, बीच में एक चेन जो बनती है ना, वो कम कर दी गई है, कम हो गई। लेकिन चेन कम हो गई तो जो भी कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर जो है, उस तक शायद सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो उसको लेने में तो बड़ी आसानी हुई कि हाँ वो गया, ऑनलाइन ढूंढा, उसने कंपेयर की, जितना उसकी जानकारी थी उतना कंपेयर कर लिया, उसने देख लिया, वहां पर अपनी जानकारी के हिसाब से ही उसने समझ लिया। वो जरूरी नहीं कि वो जानकारी सही हो जो उसने ली हो, ठीक है, उतनी जानकारी के हिसाब से उसने वहां से परचेज किया और उसको वो चीज मिल गई, वो खुश हो गया, हाँ चल हमारा बढ़िया, ठीक है, हो गया। अब वो चीज सही थी कि नहीं सही थी, वो तो जो जानकार होगा वही बता सकता है। हर कोई बताने लग गया, हर कोई समझने लग गया, तो फिर तो जानकारी पूरा वो हो जाएगी, फिर लोग बीच के जो है ना, जानकार जो है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे, वो नहीं रह जाएगा। तो लोग उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन वो अच्छाइयाँ भी हैं उसकी, आसानी से मिल जाता है, ठीक है, और थोड़ा पैसा कम लगता है लेने में। लेकिन अगर हम जानकार नहीं हैं तो हमें हो सकता है, मैं कहना चाहूँगा कि उसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पास कोई सामने एक सलाहकार हो, वो बताए हमको हमारी नीड के हिसाब से, वो शायद ज़्यादा बेहतर हो। बैंकों की बात करते हैं, जैसा आपने बैंक का जिक्र किया कि आपके बिजनेसमैन कुछ लोगों, कुछ मित्र हैं जिनका बीमा कर दिया गया है, फिर इंश्योरेंस हो गया, उनके लिए बताते हैं। अगर अब उनका होता क्या है, वैसे तो ये ऐसे अलाउ नहीं है, ठीक है, अलाउ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी अगर बैंक में है तो जानकारी तो मिलती है। ये HNI कस्टमर है, ये बड़ा कस्टमर है, इसके पास पैसा है, पैसा पड़ा हुआ है, इनके पैसा पड़ा है, या फिर पैसा पड़ा होगा, बड़ा आदमी है तो पैसा तो पड़ा होगा। अब जब पता है तो बैंक्स के लोग, बैंक नहीं कहूँगा, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, कोई कंपनी या फर्म नहीं खराब होती है, वहाँ पे काम करने वाले लोग ही उसको अच्छा या खराब बनाते हैं। अपने टारगेट पूरा करने के लिए किसी बैंक एम्प्लॉय ने क्या किया, उनको फोर्स किया, थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया उनको, क्योंकि पता है पैसा है,
तो एक अच्छा सा लुभावना कोई ऑफर बनाया, कोई एक स्कीम बनाई, उनको बताया, उनके पास पैसा क्योंकि है तो उनको दिक्कत तो होगी नहीं, उन्होंने परचेज कर लिया, ले लिया। अच्छा। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं निगेटिव जाता है, और ये बिजनेस मॉडल इंश्योरेंस जो कहेंगे, इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा सा खराब करता है, ये ऐसा कहूँगा। ये अच्छा अमाउंट होता है क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है, तो यहाँ से एक छवि भी थोड़ा सा खराब भी होती है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का, क्योंकि बैंकों ने मेरा भी काफ़ी इंश्योरेंस कर दिया था जी। अब एक आप आइडिया लगाइए, 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी जग गया है और वहीं पर बैठा के, पता है कि पैसा है, उनको किया हिप्नोटाइज करना, एक ऐसा कहेंगे कि मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई, जिस टाइम पे कोई हमको मोटिवेशन दे रहा होता है, बिल्कुल, तो हमारा एक दिव्य ज्ञान उस टाइम पे जागता है, हमको वैराग्य जागता है हमारा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और उस टाइम पे वो जो उससे कहा जाएगा वो करने को रेडी हो जाएगा। तो वही एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, ऐसा किया जाता है। उस जगह से अगर निकल के बाहर आ जाएगा दोबारा शायद नहीं करेगा, लेकिन वहीं पे फंसा हुआ अगर, तो वो हिप्नोटाइज करके हिप्नोटाइज होता है, उस तरीके से कर लिया जाता है। अच्छा, इस इंडस्ट्रीज के काफ़ी चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं और कितनी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं आज के समय में बीमा कंपनी को? चैलेंजेस, और बीमा कंपनी से ज़्यादा मैं बात करूंगी बीमा एजेंट को, जो इंश्योरेंस एजेंट हमारे हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं? चैलेंजेस मैम देखिए, चैलेंजेस सभी, जितने भी चैलेंजेस आते हैं किसी को भी आए, वो चाहे कंपनी को आए, चाहे एडवाइजर को आए, एजेंट को आए, चाहे कस्टमर को आए, या फिर बीमा एम्प्लॉयज को आए, ठीक है, वो सभी चैलेंजेस वाइसे वर्सा होते हैं। किसी एक की वजह से तीन को हो रहा होता है, किसी दूसरे की वजह से तीसरे को हो रहा होता है, ऐसे ही हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चैलेंज चल रहा है और पूरे में फैल गया, नहीं। बीमा एजेंट गड़बड़ करेगा, 3 लोग सफर करेंगे, सही बात है। ठीक है। बैंक का एम्प्लॉय या फिर इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय कुछ गलत करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, गलत नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, 3 अदर लोग सर्वाइव करेंगे, सफर करेंगे। कस्टमर ने कुछ गलत किया, कुछ गड़बड़ किया, कुछ गलत जानकारी दी, अब वहां पे फिर 3 लोग सर्वाइव करेंगे। तो ऐसे ही वाइस वर्सा चलता है। चैलेंज एज सच ऐसा कुछ नहीं है, ये बना दिया गया है, बनाया गया है। जो मीडिएटर्स हैं या फिर कस्टमर्स का जो बीमा धारक हैं, वो उनका सही जानकारी ना प्रोवाइड करना, सही जानकारियां ना देना, और फैक्ट्स का हाइड करना इस तरीके से, या फिर बीमा एजेंट का कुछ गलत चीज़ें बताना, अपनी फ़ायदे के हिसाब से कुछ कस्टमर को कुछ प्रोवाइड करना, इस वजह से एक चैलेंज बन गया है। तो लोग का नज़रिया भी थोड़ा सा बदला हुआ है इंश्योरेंस के लिए। आप एज ए इंश्योरेंस अगर सिर्फ देखते हैं, इन सब चीज़ों को हटा देंगे, तो इंश्योरेंस मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है कि आज की डेट में अक्रॉस द वर्ल्ड मैंडेटरी होना चाहिए, बिल्कुल सभी के लिए, जितने भी लोग हैं सभी के लिए लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे इस टाइम पर फिलहाल के लिए व्हीकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता होगा भी कि हर इंसान के लिए बीमा मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। हाँ, लोगों ने थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी का सोशल सिक्योरिटी का बिल्कुल है। वो एक कुछ एग्जाम्पल्स आते रहते हैं माइंड में। अभी एग्जाम्पल एक आया, और ये एग्जाम्पल किसी जीते जाते उस पे है, फैमिली पे है, लेकिन उतना नहीं जाऊंगा, पर ऐसे ही रैंडमली बताऊंगा कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, एक ब्रेड अर्नर है, उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। ब्रेड अर्नर पैसा कमा रहा है, वो 1 लाख रुपए महीने का लेके आ रहा है, ठीक है। उनके बच्चे जो है, उनकी वाइफ घर में बढ़िया से रहती हैं एकदम, और उनके बच्चे जो है बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। जैसे लखनऊ में CMS है, और इस तरीके के स्कूल है, लॉरेटो है, लामार्ट हो गया, ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। कल को उस बंदे को कुछ हो गया, जो कि मेरी कहानी एक्चुअल की है, लेकिन कुछ ऐसा बताऊंगा कि ये लगेगा हाँ रियलिटी है। उस बंदे को कुछ हो गया अगर, अब बताइए, वो लाख रुपए आना बंद हुआ? मैं कहता हूं कि उस परिवार में उस बंदे ने 10 लाख 15 लाख रुपए कैश रखा होगा या फिर खाते में रखा होगा। क्या उस 10-15 लाख से वो लाइफ स्टाइल वैसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा, कभी नहीं रहेगा। वो उस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जैसा उनका खान पीन था वैसा नहीं रह पाएगा। जिस ठाट बाट से वो उनकी वाइफ रहती होगी वो वैसे नहीं रह पाएगी। जैसे समाज में उठना बैठना उस वाइफ का रहा होगा सबसे, वैसा नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा? वो परिवार सर्वाइव करेगा। वो परिवार का स्टेटस खत्म हो जाएगा एक तरीके से। इस सिचुएशन में कुछ भी करना पड़ सकता है, यानी कि क्या पता उस महिला को शायद ऐसा काम भी करने पड़े, ऐसे जैसे कि घर घर जाके काम करना पड़े, या फिर खुद से जाके कोई नया स्टार्टअप करना पड़े, कुछ भी करना पड़ सकता है। जो कि आराम से रह रहे थे, अभी वहीं पे उनको पैसा मिल जाएगा, 2-3 करोड़ रुपए मिल जाता है अगर, देन हम कह सकते हैं कि हाँ ये पैसा जो भविष्य में आने वाला था उनको आज ही मिल गया है।
अब उसको वो उसके हिसाब से अपने रहने के लिए और अपने भविष्य के लिए लगाते रहेंगे, जीते रहेंगे वैसे ही। तो बीमा एकदम मैं कहता हूँ मैंडेटरी है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत से देशों में तो ये मैंडेटरी है भी। और अगर मैं जानना चाहूँगी कि बीमा में कौन सा देश सबसे आगे है, यानी जहाँ पे ये मैंडेटरी है और लोग बीमा करवाते हैं। मैंडेटरी तो देखिए एज सच लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। सबसे टॉप पे जो आता है वो यूएस है। यूएसए का 52% पॉपुलेशन लाइफ इंश्योर्ड है। अच्छा। यूएसए की जो टॉप पे आती है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, थर्ड पे है यूके, फोर्थ पे है जापान। ये सीक्वेंस है। इंडिया की बात करते हैं, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया की 30% पॉपुलेशन लाइफ इंश्योर्ड है मात्र। बट ये लाइफ इंश्योर्ड तो है, उन्होंने बीमा की कोई भी एक पॉलिसी ले रखी है, इस तरह से इंश्योर्ड है। उनकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसके बिहाफ पे 2% है। अच्छा जी। अब ये 30% वो है जिन्होंने कोई ना कोई पॉलिसी किसी भी बीमा कंपनी से एक तो ले रखी है, वो ये 30% लोग हैं जी। तो पूरी तरीके से नहीं है। तो टॉप पे जो आता है देश वो है, जैसे अमेरिका में आपने बात की तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वहाँ पे एक नंबर दिया जाता है, एक कार्ड बनाया जाता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का, और वहाँ से उन लोगों से जैसे प्रीमियम नॉर्मली हमने लिया है तो वो प्रीमियम उन्होंने ले लिया और उसके बाद जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पड़ी या रिटायरमेंट के बाद हुआ या कोई बीमारी हो गई, कोई बेरोजगारी आ गई या कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है। इंडिया में, अपने इंडिया में भी आपको अगर जानकारी हो तो भारत सरकार क्या कुछ ऐसा कर रही है? बीमे के बारे में क्या है? कर रही है, भारत सरकार का कोई बीमा प्लान है? प्रधानमंत्री बीमा योजना, जन जीवन योजना है, प्रधानमंत्री जन जीवन योजना, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, ऐसे करके कई सारी योजना है जिसमें कि 300-400 ऐसे प्रीमियम लिया जाता है साल का। आई थिंक और एक प्रीमियम का 2 लाख 3 लाख रुपए ऐसे का एक रिस्क कवर मिल जाता है। ये गरीब तबके के लोगों को, या फिर कहेंगे अनएम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता है, भारत सरकार को डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। हाँ, बस खाता है आपका जो कि वेरीफाइड अकाउंट, अब तो वेरीफाइड होता ही है। आधार पैन आपका बस होना चाहिए, आधार पैन लिंक्ड हो तभी खाता होगा। खाता बन गया आपका तो वो करवाते हैं। हाँ, वहाँ पे अब ये अनअवेयरनेस यहाँ तक की है इंडिया में कि इस चीज के लिए भी 50% लोग अभी तक कर रखा है। अच्छा जी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आज जाएंगे, आज उनको हो जाएगा, एक छोटा सा पैसा देना है। इसके लिए भी इंडिया में अभी तक इस चीज से 50% लोग ही सिर्फ इस तबके में जो आते हैं उन्होंने अपने आप को इंश्योर कर रखा है। लोगों को वो जानकारी नहीं कि ऐसी कोई योजना भी है। बिल्कुल। तो इस सब जैसे हेल्थ के लिए आयुष योजना उन्होंने चला रखी है। बिल्कुल आयुष योजना है। ऐसे ये सोशल सिक्योरिटी के अंदर में ये सारी चीजें आती हैं। जैसे जो काम कर रहे हैं, अच्छे कमा रहे हैं, उनके लिए ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ईपीएफओ जो करवाता है जितनी चीजें, पीएफ काटना उनका, ईपीएफ काटना जो भी है, वो सारी चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। और हेल्थ के लिए जो भी आयुष योजना आपने बताया, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। ईएसआईसी कटता है, जिनके कम सैलरी होती है उनका ईएसआईसी कटता है, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। वैसे ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो गया, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बनाया तो गया है, इंडिया में है, चल भी रहा है। वो अमीर लोगों के लिए भी है, गरीब लोगों के लिए, सभी के लिए है, बनाया गया है। लेकिन अवेयरनेस जो घूम फिर के हर चीज आती है अवेयरनेस पे, अवेयर नहीं है इंसान। अवेयर नहीं है तो वो उस चीज का लाभ उठा नहीं पाता है, फायदा उठा नहीं पाता है। अब ये हर गरीब तबके को इस टाइम पे मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इसका फायदा उठाना चाहिए, और छोटा सा अमाउंट है उसको। तो अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? कैसे वो उनको जानकारी मिले कि हाँ में ये योजना हमारा है, कहाँ से वो जानकारी ले सकते हैं? सरकार एक एक्टिविटी मैंने यूज किया था, वर्ड यूज किया अभी, CSR एक्टिविटी। इसको अगर सही तरीके से किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो CSR एक्टिविटीज के तहत अगर कंपनियां चाहें, सभी कंपनियां, ये एक कॉन्सेप्ट है, बाकी अदर बहुत से तरीके हैं, वो अगर अवेयरनेस प्रोग्राम अगर रन करें, लोगों तक जाके रन करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कहूंगा कि ये एक सिर्फ एक्टिविटी हो गई, इससे इसमें फायदा कुछ नहीं हो कंपनियों का, फायदा भी होगा उनको। वहां तक उनका एक ब्रांडिंग होगी, उनका प्रमोशन होगा, उनकी मार्केटिंग होगी, उनके कस्टमर्स भी निकल जाएंगे वहां से, तो उनका ही फायदा हुआ। लेकिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम CSR एक्टिविटी के तहत करना चाहिए, और साल में एक सर्टेन नंबर होना चाहिए कि इतना नंबर तक लोग करें, हर कंपनी करे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच करे, बल्कि
देन लोगों तक अवेयरनेस यानी पहुंचेगी। आपका कहना है कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां वो करे। प्राइवेट भी करे, सरकारी भी करे, अच्छा, पूरे सभी को करना चाहिए, क्योंकि सीएसआर एक्टिविटी सभी के लिए है। बिल्कुल। सरकारी तो करे ही करे, अब प्राइवेट पे भी बाउंडेशन लेकिन होना जो चाहिए कि नॉर्मली करते हैं वो तो सिर्फ अपने फायदे के लिए बिल्कुल करते हैं। अपने फायदे के लिए ही करते हैं। अभी सीएसआर एक्टिविटी का कोई देखने वाला नहीं है कोई भी, कि कहाँ पैसा यूज हो रहा हमने है। किया, हम गए, हमने 4 पेड़ लगा दिए, फोटो खिंचवा दी, हमने दिखा दिया, हमने सीएसआर एक्टिविटी कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही चलता है अभी। बिल्कुल। ठीक है, ये हमारी सीएसआर एक्टिविटी ये हो तो गई। ब्लड डोनेशन कैंप लगवा लिया, कैंप लगवा दिया और हो गया, बस हमारा सीएसआर एक्टिविटी हो गई। तो अभी लोगों ने दिखावा बना लिया उसको, कंपनी ने दिखावा बना लिया कि हमने दिखावा कर दिया, तो हमने अपनी मार्केटिंग तो कर ली, हमने 4 फोटो लगा के मार्केटिंग तो हमारी हो गई और हमने दिखावा दिया सरकार को कि हमारी सीएसआर एक्टिविटी हो गई। फायदा जो था वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो, इसकी एक प्रॉपर एक मैं कहूँगा कि जांच हो, देखा जाए, कोई इसके देखने देखने के लिए हो, सब कुछ करने के लिए हो, वो उनको प्रॉपर फॉलो करे, सब कुछ करे। उसके बाद ये अगर रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है मैम। ठीक है, जितना ज़्यादा रन होगा उतना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। अगर मैं एज अभिषेक प्रजापति अगर मैं 10 लोगों को अवेयर कर पाया तो मैंने अपना काम किया। बिल्कुल, हो सकता है हमारे पॉडकास्ट से आज बहुत से लोग अवेयर हो। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा ऐसा कि लोग जितने ज़्यादा लोग अवेयर रहेंगे, फाइनेंशियली अवेयर हों, फाइनेंशियली अवेयर होंगे तो उसमें जितना फाइनेंशियल सेक्टर की चीज़ें आती हैं सब आता है, जिसमें कि इंश्योरेंस भी आता है, तो इंश्योरेंस के लिए भी अवेयर होंगे और कहीं ना कहीं फिर वो जितने फ्रॉड हैं, गलत चीज़ें हैं, कुछ भी हो, उनसे बच सकेंगे और अपने फ़ायदे की चीज़ों को फ़ायदा उठा सकेंगे उनसे। इस पे आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इस सिस्टम का एक हिस्सा है इंश्योरेंस एजेंट। बिल्कुल। तो एक इंश्योरेंस एजेंट को चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, लेकिन उसकी स्कोप भी बहुत कुछ है इसमें। तो मैं इस पे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में एक इंश्योरेंस एजेंट का क्या महत्व है, कितना ज़्यादा वो स्कोप है और क्या अर्निंग पोटेंशियल हो सकती है उसकी। इंश्योरेंस एजेंट का स्कोप, अर्निंग का स्कोप जो है अनलिमिटेड है, कह सकते हैं हम। अच्छा, अनलिमिटेड है, मतलब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, करे ना करे कुछ ऐसा नहीं है। मैंने कहीं एक सुना था कि वो डेली एक ब्लैंक चेक लेके आते हैं, उस पे अपना अमाउंट वो खुद भर लेते हैं। हाँ, कितना तो, उनको कमाना है। हाँ बिल्कुल है। तो पहले तो ये कर दूं कि IRDA ने एक पॉलिसी मैंडेट कर रखी है, मिनिमम एक पॉलिसी साल की होगी, पॉलिसी वो उसका कोड चलता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो खुद डिसाइड करते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं, अपना गोल खुद सेट करते हैं, बीमा एजेंट या एडवाइजर जिनको कहेंगे, कि हम कितना अर्न करना चाहते हैं। अनलिमिटेड है अर्निंग। अच्छा। अनलिमिटेड अर्निंग है, कितना भी अर्न कर सकते हैं, स्कोप इतना ज़्यादा है। इसके लिए कंपनियां सभी रन करती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करती हैं, जिनमें एडवाइजर्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे, मंथ बेसिस पे आते हैं, वो सीखते हैं, वो सीखेंगे तभी लोगों को सही सलाह दे पाएंगे। सही बात। तो वो सीखते हैं। उसके बाद इसका अगर एक मैं चार्ट बनाऊं, अगर अर्निंग चार्ट बनाता हूं, अगर इंश्योरेंस एजेंट का, बीमा एजेंट का, एडवाइजर का, कि वो कितना अर्न कर सकता है, तो अगर वो महीने की 10 पॉलिसीज अगर बेच पाता है, ठीक है, 20 महीने की अगर 10 पॉलिसी बेच पाता है, तो उसका जो अर्निंग पोटेंशियल निकल के आता है लगभग 30 लाख रुपए साल का। अरे वाह, 30 लाख रुपए साल का अगर 10 पॉलिसी बेचता है। इसका हम एवरेज प्रीमियम साइज मानते हैं 1 लाख। हम अगर एवरेज प्रीमियम साइज 1 लाख मानते हैं तो वो मोर और लेस 30 लाख के आसपास वो गिरता है, उसका पैसा कमाता है। अब 30 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। हाँ। करना क्या है उसको, वही जो सभी लोग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं करना है। एक सोशल गैदरिंग है, लोगों से हमारा उठना बैठना है, लोगों से हम मिलते हैं, हमें लोगों को एज अ बीमा एजेंट हमें लोगों को अवेयर करना है, उसकी जानकारी देनी है, उसके लिए जो भी जरूरत है, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड है या फिर जो उसको सूट करता है, हमारे सामने वाले जिससे मिल रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, उसको अपनी बात रखते हैं। और अगर हमारा उठना बैठना चीज़ें हमारी सब कुछ सही हैं, हम सही चीज़ बता रहे हैं लोगों को, तो बिल्कुल वो हमारे माध्यम से कहीं ना कहीं बीमा परचेज करते हैं, उसका बेनिफिट उनको ही मिलता है। अब क्योंकि हमने उसका काम किया है, काम करवाया है, तो उसका मार्जिन हमको ही मिलता है एज अ बीमा एजेंट। और हम ग्रोथ की, मैंने कही ग्रोथ का स्काई इज द लिमिट। अच्छा, आई थिंक अगर 30 लाख प्रीमियम का बात किया तो यहाँ पे एक हमारा MDRT भी जो क्वालिफाई हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन भी है इसके अंदर। बीमा कंपनियों में एक मोर और लेस बात करते हैं, मिनिमम 2 नेशनल ट्रिप, मिनिमम 2 फॉरेन ट्रिप, जो कि फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनीज होती हैं। जो भी कंपनी के आप एडवाइजर हैं या फिर एजेंट हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनका लगभग होता है कि मिनिमम लगभग आसपास 2
नेशनल ट्रिप होती है जो कि फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी होती है, 2 फॉरेन ट्रिप जो कि फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय बीमा कंपनी होती है। अब वो ट्रिप कहीं की भी हो सकती है, यूरोप भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एशिया भी हो सकता है। एशिया के बहुत से कंट्रीज है जिनमें जाने को मिलता है। एमडीआरटी जिक्र किया आपने। एमडीआरटी पहली बात तो है क्या, एमडीआरटी एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंश्योरेंस एजेंटों को इनवाइट करता है। उसका एक क्राइटेरिया, हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, उनकी क्या इनकम है, वो क्या वहाँ पर पे कर सकते हैं, पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसके बिहाफ पे एक सर्टेन क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। जैसे कि इस टाइम पर इंडिया का जो है वो लगभग 45 लाख के आसपास में है। अगर इंडिया में एक कैलेंडर ईयर में कोई बीमा एजेंट अगर इतना प्रीमियम करता है अगर, तो वो क्या क्वालिफाई करेगा, वो यूएसए की का ट्रिप क्वालिफाई करेगा, एमडीआरटी का ट्रिप क्वालिफाई करेगा। वहां पर जाके जो बेस्ट पार्ट इसका जो कहूंगा मैं, वहां पर जाके वो क्या करता है, कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो देश को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। इसमें 191 कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। वहां पर जाता है वो एज अ इंडिया जाता है, एज अ इंडिया का फ्लैग लेके वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वहां पर जाके। बहुत गर्व की बात, बहुत गर्व की बात है, पूरे देश को, भारत का। बिल्कुल बिल्कुल बहुत गर्व की बात है। और ये सिलेक्टेड लोग होते हैं, बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को शायद मेरे ख्याल से इतना आइडिया भी नहीं इस चीज़ का। और एक होता है ना, आओ करके सीखें। जब कोई इंसान क्वालिफाई करता है और जब वहां पे जाके रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को महसूस करता है, फिर कह सकते हैं कि हाँ अब वो इस चीज़ को जाना है, दोबारा वो फिर करेगा, तिबारा वो फिर करेगा, वो करता रहेगा, वो उसका आदी हो जाएगा करने के लिए। और साथ में कंपनी स्पॉन्सर्ड जो कि ट्रिप्स होती हैं बाहर की, वो ट्रिप्स इतनी बढ़िया होती हैं, वो 7 स्टार प्रॉपर्टी पर रुकने को मिलता है। और एक एक चीज़ घुमाना, साइट सीइंग, खाना पीना, जो भी चीज़ें हैं सब कंपनी ऑर्गेनाइज होता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये अदर देन इनकम हो गया। जो आपने 30 लाख जो मैंने बताया था, उन्होंने एवरेज 10 पॉलिसी बेच के महीने का अगर 30 लाख अर्न हो रहा है, उसके कमीशन है, कमीशन के अलावा ये अदर चीज़ें हैं। साथ में एक और चीज़ है, कॉन्टेस्ट वगैरह भी कंपनियां निकालती रहती हैं। मंथली कॉन्टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, ईयरली भी होते हैं, कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, जिनमें कार आती है, बाइक आती है, टीवी आती है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनमें भी ट्रिप्स आती हैं, तो वो ट्रिप्स एड ऑन होती हैं, बढ़ जाता है, आपको बढ़ के मिलता है। तो स्कोप एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर बहुत ज़्यादा है। मीन्स आप एक लग्जरी लाइफ ले सकते हैं। इसके लिए आप और बताऊं, हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, किसी कंपनी के वो एजेंट हैं, नाम नहीं लूंगा, आप पता कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी, वो भी बीमा एजेंट हैं, तो एलआईसी के साथ। बिल्कुल। अब आपने नाम ले लिया तो आप गूगल कर सकते हैं, तो वही है। तो हमारे दर्शक गूगल कर सकते हैं, इसके लिए गूगल करेंगे, जान जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े नाम हैं जो कि बीमा एजेंट हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे होंगे। अब उनका उठना बैठना जैसे उनके लोगों में, वो तो पॉलिसियां बेचने नहीं जाते होंगे, बिल्कुल तो नहीं जाते होंगे। क्या फायदा है एजेंट बनने का? बिल्कुल नहीं जाते होंगे। हमने कहा एक सोशल गैदरिंग है, एक एजेंट है, वो सोशल गैदरिंग करता है, लोगों से मिलता है, उसका यही काम है, लोगों से मिल रहा है। उनको सजेस्ट किया। अब अमिताभ बच्चन जी के या सचिन तेंदुलकर जी के जो भी जानने वाले होंगे, जिनका उठते बैठते होंगे, आपको क्या लगता है कि वो लोग अपने जीवन में पॉलिसी नहीं लेते होंगे? नहीं, बिल्कुल लेते होंगे। तो किसी न किसी के माध्यम से लेते होंगे। तो वो भी क्यों ना, अगर सचिन जी के माध्यम से लेंगे या अमिताभ सर के माध्यम से लेंगे, तो उनको तो ट्रस्ट भी होगा ना। नहीं, इसका एक मुझे और बेनिफिट ये समझ में आ रहा है कि जैसे सपोज भाई वो तो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज है, तो जाहिर सी बात है उनकी लंबी पॉलिसियाँ होंगी, हैवी पॉलिसियाँ होंगी, अच्छे खासे प्रीमियम होंगे, तो उसका कमीशन जो है वो किसी दूसरे एजेंट को जाने के बजाय खुद उनको भी मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू होता है। ये ऐसा नॉर्मल जो सेलिब्रिटीज कोड दिए जाते हैं, इसका मेन वजह तो मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए। मैम ऐसा पहलू है, इस पहलू को ये क्योंकि थोड़ा सा इसका जो है मिसयूज हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा इसका थोड़ा सा मिसयूज हो रहा है आज के टाइम पे। तो इस वजह से इसका जिक्र मैंने नहीं किया ज़्यादा। लेकिन ये बिल्कुल है, कोई अगर बड़ा प्रीमियम दे रहा है और वो उसका कमीशन जो है वो किसी अदर को ना जाके अगर खुद को बेनिफिट मिल रहा है उसका, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। अपनी दुकान से हमने सामान खरीद लिया, तो हमको एक्स्ट्रा कहीं देना नहीं पड़ा। हमारा खुद का शोरूम है, अगर गाड़ियों का शोरूम है, तो हमने अगर खुद गाड़ी वहीं से खरीद लिया अगर, तो हमको सस्ता पड़ेगा, वो कम का पड़ेगा। इन कंपेरिजन तो हम किसी और से जाके लेंगे, तो ठीक है। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि फिर हर आदमी जो है करेगा, तो फिर वो तो उसका ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, कोई नीडी है, कोई चाहता है, बिल्कुल है, तो
कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि कौन एजेंट बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। अच्छा, ये इंश्योरेंस एजेंट बनने का क्या सिस्टम है, मैंने क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है? क्वालिफिकेशन ऐसे जो एक्चुअल है वो है मिनिमम हाई स्कूल पास होना चाहिए मिनिमम। लेकिन कंपनियों ने बना रखा है, एक ग्रिड बना के रखा है कंपनियों ने, उसी के बिहाफ पे कंपनी निर्धारित करती है कि क्या हमको इनको कोड देना है कि नहीं। पॉइंटर सिस्टम जिसको कहेंगे कि अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको हम 3 पॉइंट देंगे, कोई इंटर पास है तो उसको 2 पॉइंट देंगे, कोई हाई स्कूल है उसको 1 पॉइंट देंगे। अच्छा। और अदर क्राइटेरिया भी हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं, और उनके फैमिली इनकम क्या है, फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं, और मैरिड है कि नहीं, इसका एक पॉइंटर बनता है, ग्रिड बनता है। वो किसी कंपनी का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 15, अपना अपना सभी का बना हुआ है। अच्छा। उस पर जो फिट बैठता है वो ले लेता है। करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन एक सक्सेस का रेशियो जो है ना वो उनका ज़्यादा है, जो उस पॉइंटर में फिट बैठते हैं। ओके। अच्छा, इसके लिए कोई एग्जाम वगैरह भी देने होते हैं? जी मैम, बिल्कुल है। IRDA का एग्जाम होता है, IRDA का मैंडेटरी एग्जाम होता है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का कोड लेना है तो आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। पहले एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है किसी भी कंपनी के माध्यम से, उसके बाद उस कंपनी में एक यूनिक रेफरेंस नंबर आता है। उस नंबर के बिहाफ पे एक कंपनियां ट्रेनिंग करवाती हैं, ट्रेनिंग करवा के एग्जाम बुकिंग होती है, और IRDA खुद एग्जाम करवाता है। और अक्रॉस द इंडिया कुछ कुछ शहरों में उसके सेंटर है, वहाँ पे जाके एग्जाम देना होता है। वो पास जब हो जाएगा, पास होने के बाद उनको एक लाइसेंस मिलता है और एक यूनिक कोड मिलता है, यूनिक एजेंट कोड। उस पे ही वो लॉगिन कर सकते हैं और उस पे वो आगे कुछ भी कर सकते हैं, जो प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो अच्छा, जो एग्ज़ाम जो होता है, जाहिर सी बात है उसके लिए पढ़ना तो पड़ता ही होगा, तो उसकी क्या ट्रेनिंग कंपनियां करवाती हैं? बिल्कुल, मैंने भी जिक्र किया उसका कि जब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है उसके बाद एक ट्रेनिंग होता है। अलग अलग कंपनी का अपना अपना प्रोसेस होता है। किसी में 6 डेज का है, ये पहले 15 दिन का मैंडेटरी होता था, अभी मिनिमम लगभग 6 दिन कर दिया गया। 6 दिन, 5 दिन, 3 दिन, अपनी सुविधा अनुसार जैसा हुआ उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के पर्पस 2 होते हैं। एक जो नया इंसान आ रहा है एजेंट बनने के लिए, वो थोड़ा जानकार बनेगा, बीमा का उसको नॉलेज मिलेगा। दूसरा, जो एग्जाम पास करना है वो एग्जाम पास कैसे करना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन होंगे, क्या पैटर्न होगा, कैसे पास हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और एजेंट बनने के बाद, लाइसेंस मिलने के बाद भी कंपनियां ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती हैं, ताकि बीमा एजेंट थोड़ा सा अवेयर खुद तो हो, खुद जानकार हो, तभी तो दूसरों को सलाह दे सकता है, कंसल्ट कर सकता है। चलिए, चलते चलते मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कोटक लाइफ बीमा को कैसे प्रस्तुत करता है और इसके एजेंट बनने पे क्या फ़ायदे हैं? कोटक लाइफ की बात करते हैं अगर, तो मैंने शुरुआत में कहा है कि कई कंपनियां हैं जो कि बीमा देने में काफ़ी दिक्कत करती हैं, काफ़ी टफ प्रोसेस होता है। तो कोटक में अगर किसी को इंश्योरेंस लेना है, चेक पॉइंट्स बहुत हार्ड हैं। अच्छा। चेक पॉइंट्स बहुत हार्ड हैं, लेकिन एक बार अगर बीमा कंपनी मतलब कोटक से अगर बीमा धारक जो कि बीमा ले रहा है उसको बीमा अगर इशू हो गया, बीमा मिल गया अगर, तो उसका ये मान के चलना है कि वो सही है एकदम, और उसको क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत नहीं आने वाली है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस फिलहाल की डेट में एकमात्र पूरी तरीके से इंडियन कंपनी है। अच्छा। जिसमें किसी अदर विदेशी कंपनी का कोई स्टेक नहीं है। पहले ओल्ड म्यूचुअल हुआ करता था, लेकिन अभी ये एकमात्र मतलब फुल्ली इंडियन हो चुकी है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारे अगर अदर फंड्स की बात करते हैं, यूलिप पॉलिसी में बात करते हैं फंड, तो हमारे फंड्स आप अगर कंपेयर करते हैं अदर से, तो लगभग ऑन एन एवरेज 15% तक का रिटर्न रहता है एवरेज में। मार्केट लिंक में जो ट्रेंड कहता है हमारा फंड अपडेट, गूगल में आप चेक करेंगे, गूगल में आप मिलेगा आपको, गूगल में फंड अपडेट हमारा दिखाता है कि ऑन एन एवरेज हमारा 15% तक का रिटर्न रहता है, जो कि हाईएस्ट में 40% तक भी जाता है। अच्छा जी, ये भी है। और हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका जिक्र किया आपने, जो ये घटता बढ़ता रहता है, इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ये हमारा 99.5% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो का है हमारा 2024-25 का। आई थिंक इनका कोटक का तो जो कैश रिजर्व रेशियो, AUM, हमारा जो AUM है वो हमारा बहुत अच्छा खासा है, बहुत हाई है। हमारा AUM 91,000 करोड़ का है। जनता को बताना चाहूँगा AUM क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब हम लोगों का पैसा कितना हम रिजर्व करके रखा है हमने, हमारे पास कितना है, कितने पैसों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये वो होता है। तो ये बहुत महत्व रखता है, और कोटक के पास एक अच्छा खासा अमाउंट है लोगों का, जिसको वो लेके चलते हैं अपने साथ में। और
कितनी बड़ी कंपनी है कोई, इसी के बिहाफ पे निर्धारित होता है। और कोटक महिंद्रा बैंक की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। कोटक महिंद्रा ग्रुप में टोटल 20 कंपनियां हैं जो कि वर्क कर रही हैं। और कोटक महिंद्रा ग्रुप एक फाइनेंशियल हब है। सारी फाइनेंशियल चीज़ें अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती हैं आपको, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया एंड अदर जो भी चीज़ें हैं सब कोटक महिंद्रा में आपको एक ही जगह पर एक ही छत पे मिल सकता है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि इंश्योरेंस एजेंट के लिए क्या बेनिफिट है? इंश्योरेंस एजेंट के लिए उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है कोटक इंश्योरेंस? कोटक एक्स्ट्रा आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, सारा प्रोसेस सेम है सभी का। आपका प्रोसेस हुआ, आपने ट्रेनिंग अटेंड करी, सब कुछ किया, ट्रेनिंग अलाउंसेस मिलते हैं जो कि एक्स्ट्रा हुआ, ट्रेनिंग अलाउंसेस मिलते हैं। एमडीआरटी की बात करते हैं, मैंने यूज बात की थी, जो कि 2 इंटरनेशनल नेशनल तो मिलते हैं, साथ में एमडीआरटी के लिए एकमात्र कंपनी कोटक ऐसी है जो कि रिम्बर्स करती है, पैसा देती है। अच्छा जी, अदर कंपनी में अदर जगहों पर, ऐसा नहीं नाम दूंगा, लेकिन अदर जगहों पर आप उसको आपने क्वालिफाई किया, आपने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद यूएस गवर्नमेंट आपको इनवाइट करती है। अब आपको इनवाइट किया, आप वहाँ पे जाइए, उनका सारा कुछ जो भी है आप अटेंड करिए, सब कुछ करिए। कोटक क्या करता है, कोटक इस चीज़ का पैसा देता है आपको कि आप जाइए, आप कोटक को साथ ही साथ देश को रिप्रेजेंट करिए वहाँ पर। ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद कि आपने बहुत ही विस्तार से इंश्योरेंस क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हमको देखना चाहिए, कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए, इस पे हमने एक अच्छा खासा चर्चा की जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले पॉडकास्ट में हम इसके कोटक के प्लान के बारे में भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या है इसके बारे में। सो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। आपको अगर इसी तरह इंश्योरेंस की बारे में नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो हमारे पॉडकास्ट को, हमारे इस वेल्थ सिग्निफाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी। नमस्कार, धन्यवाद।